So this is our second lecture in this series, and yesterday we introduced what interference is. Today we are going to talk about a term that we have used consistently in last lecture, that is the coherent sources. कि coherent sources क्या होते हैं और good interference fringes हमें मिले उसके लिए हमें क्या conditions का ध्यान रखना पड़ेगा. And we will end this lecture with a discussion on analytical treatment of interference. The coherent source, the term that I have been using again and again in last lecture, what that is, okay? तो coherent source क्या है कि दो sources उनको हम coherent तब कहेंगे जब उनमें से emit होने वाली waves दो condition satisfy करती हों. First condition ये है कि उन दोनों waves की same frequency हो या फिर कहीं सेम वेवलेंथ हो. एक ही चीज़ है क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट से, दैट कांस्टेंट इज स्पीड ऑफ लाइट, दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट से लिंक है. So that doesn't make any difference, okay? The first condition is the wave should have same frequency. Second condition क्या है? These two waves must have same phase difference. तो अगर किसी दो सोर्सेज से एमिट होने वाली जो वेव्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस सेम हो तो उन सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज. Now the question is whether two independent sources of light can ever be coherent or not. अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको दो इंडिपेंडेंट लाइट के सोर्स देती हूँ, आई आस्क यू क्वेश्चन कि ये दो सोर्सेज कोहेरेंट हैं या नहीं हैं, व्हाट वुड बी योर आंसर? थिंक ओवर इट, ओके. अब वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाट कोहेरेंट सोर्सेज आर. अब उन्हें हम एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस कैसे करते हैं? जो अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट हैं वो दो कोहेरेंट नहीं होते. क्यों नहीं होते? यू हैव टू थिंक, यू विल आंसर मी इन इंटरेक्टिव सेशन. अब अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है तो आप कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसको एक्सपेरिमेंटली आप कैसे बनाएंगे? उसके कई सारे तरीके हैं. द थ्री मेथड्स आई हैव डिस्कस्ड हियर. फर्स्ट इज़ द लोयर्ड सिंगल मिरर. उसमें क्या होता है कि एक सोर्स और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो दो कोहेरेंट सोर्सेज का एक्ट करते हैं. दिस वी विल स्टडी इन डिटेल इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. Second can be the Fresnel's double mirror method, and third can be the Fresnel's biprism. What these methods are, how things work in these methods, that we will discuss in detail in future lectures, okay? अब the next question is कि आपको एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिले, इस चीज़ को आप इंश्योर करने के लिए आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आप क्या क्या कंडीशंस हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज़ अबाउट सोर्सेज. जो आपके सोर्सेज हैं वो पहली बात तो कोहेरेंट होने चाहिए. दो सोर्सेज जिनका आप इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करना चाह रहे हैं वो दोनों कोहेरेंट होने चाहिए और दैट शुड बी ए नैरो सोर्स. कोहेरेंट मतलब कि दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी हो और दोनों का सेम फेज डिफरेंस हो. सेकेंड, जो आपके ये दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं जो ये वेव्स एमिट कर रहे हैं, इन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम या फिर नियरली सेम होना चाहिए. ऐसा कुछ मतलब ड्रास्टिकली डिफरेंट एम्पलीट्यूड का जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनसे जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा दैट वुड नॉट बी हैविंग ए गुड कंट्रास्ट. ठीक है, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है. तो द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स दैट शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल. And the third is that these sources, these two coherent sources that you had made, that should lie nearby, कि वो आस पास मतलब थोड़े पास रखे हों. ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी ज़्यादा गैप उसमें दे रहे हैं, उससे जो आपका पैटर्न है वो अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा. And the most important is the source of light that you are using, that should be very strong and monochromatic. Monochromatic means कि उसमें एक ही वेवलेंथ का आप लाइट यूज़ करें. Now comes some mathematical details of this double slit experiment. अब इसमें क्या है डबल स्लिट? इफ़ यू रिमेंबर yesterday we have discussed कि एक सिंगल स्लिट होती है, उसके बाद आपने थोड़े डिस्टेंस के बाद एक पेयर ऑफ स्लिट रख रखा है, उसके बाद एक स्क्रीन रख रखी है. सेम यहाँ पे आपने शो कर रखा है कि यू हैव वन सिंगल स्लिट एज पेयर ऑफ स्लिट रिप्रेजेंटेड हेयर बाय A and B, and you have this screen that is passing through this line PC.
ओके। और आप इसके ऊपर आपने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स यू आर यूजिंग जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। ए और बी जो आपके पिन होल हैं ये जो आपका जो टू कोहेरेंट सोर्सेज की तरह एक्ट कर रहे हैं। और ये जो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट एमिट हुई, let us suppose that the amplitude of that light wave is A and there is a phase difference delta between these two waves when they reach the point P। तो इसको मैथमेटिकली हम सिंपल वेव मैकेनिक्स का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। y1 इज इक्वल टू a sin omega t, दैट इज़ द वेव दैट हैज़ कम फ्रॉम सोर्स A to point P, and y2 is the a sin omega t plus delta। why we have included delta here? क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी से जो आपकी वेव्स निकली हैं उनमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। व्हेन दे रीच पॉइंट पी, उस फेज डिफरेंस को आपने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्ड एट पॉइंट पी दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सिंपल मैथमेटिक्स इट इज, सॉल्व विथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस। यू मस्ट बी नोइंग साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और इसका आप यूज़ करके जस्ट यूज़ इट एंड फॉर सिंप्लीफिकेशन यू विल अराइव एट इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। एंड फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन जो आपने द थिंग दैट यू हैव अ फेज डिफरेंस फैक्टर डेल्टा। ओके, जो आपका जो फेज डिफरेंस का फैक्टर है उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए यू हैव रिप्रेजेंटेड बाय सम अदर फैक्टर। इसके लिए आपने क्या किया, यू हैव सपोज दैट कि a1 प्लस कोस डेल्टा दैट इज़ कमिंग इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन 1, इसको आपने रिप्रेजेंट किया r कोस थीटा से। और जो इसका फेज डिफरेंस वाला पार्ट है a साइन डेल्टा जो कि इस इक्वेशन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आ रहा है उसको आपने रिप्रेजेंट किया r साइन थीटा से। ओके, एंड यू रीरोट इक्वेशन नंबर 1 in terms of equation number 2, and what you got is y is equal to r sin omega t cos theta plus r cos omega t sin theta. Very much clear if you just see these equation 1 and 2. Simplify it, you will get y is equal to r sin omega t plus theta, and this is nothing but a simple harmonic wave equation that has amplitude of r. बट इन इक्वेशन नंबर 3 हमको ये नहीं पता कि जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या है। व्हाट वी नो इज़ डेल्टा। तो हमें कहीं ना कहीं इसको डेल्टा के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन एंड इसको डेल्टा की फॉर्म में लिखने के लिए यू फर्दर सिंप्लीफाई थिंग्स। आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 पे आप दोबारा गए एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट। आपने उसको स्क्वायर एंड ऐड किया एंड यू जस्ट डू दिस मैथमेटिक्स, यू विल अराइव एट इक्वेशन नंबर 4 जिसमें आप एम्पलीट्यूड को लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर मतलब वाई वी ट्राई टू डू इक्वेशन 4 जब हमारे पास 3 आ गया था, हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा पता है। वी नो द फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, वी डोंट नो इट इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके, तो आपको नॉन पैरामीटर्स हैं उसकी फॉर्म में आने के लिए यू डिड दिस मैथमेटिक्स। And from here you got to know what would be the amplitude of this resultant wave that you got from addition of these or addition or superimposition of the waves emitting from A and B at point P। जो A और B से आपकी वेव्स एमिट हुई और वो पॉइंट P पे जाके सुपर इम्पोज हुई, उनका जो रिजल्टेंट आएगा ना उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो आपने इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट किया है। एंड एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड विद इंटेंसिटी, विद दिस रिलेशन की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यू राइट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इट इज़ जस्ट सिंपली आई इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट टेक के एज 1 and you will find that I is equal to r square. You have already found out ki what r square is from equation 4. Use equation 4 here and you will get the intensity, that is 4a square cos square delta by 2. You know your amplitude, you know delta, 4 is a factor, you just did simple mathematics. Or this equation number 5 will govern what kind of fringe will be formed at any phase that you are interested in। कि आपका जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप चूज़ करें,
आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर आपको उस पॉइंट का फेज डिफरेंस पता है विद रिस्पेक्ट टू योर सिस्टम, तो आप वहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा वो आप इस इक्वेशन की हेल्प से यू कैन टेल। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आज का भी रेफरेंस यू कैन जस्ट गो थ्रू आर चांद और सिंपली दैट मॉडर्न पब्लिकेशन। थैंक यू।